हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का या फिर रेलवे का या फिर होने वाला यूपी पुलिस का, सभी एग्जामों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। प्रश्न पूछ रहा है कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। कब बना था? मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, उत्पादक और उपभोक्ता, मानव कब बना था? तो नवपाषाण काल में खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी ने। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। साथियों, अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? यहाँ पूछा गया है कि स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो जो स्थायी सेना की प्रथा प्रारंभ की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यहाँ पूछा गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। जो 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी वो किस दिन शुरू हुई थी? 10 मई को। किस दिन? 10 मई 1857। ये पूरी डेट है इसकी, 1857। तो ये पूछा गया है कि इस विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था। ऑप्शन है सिपाहियों को विदेश भेजा जाना, सिपाहियों को विदेश भेज दिया था, ये कारण था 1857 की क्रांति का। या फिर सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, ये भी किया गया था सिपाहियों के साथ में कि कानों में उन्हें कुंडल से बाधित कर दिया गया था, माथे पर चंदन लगाने पर रोक लगा दी थी। तो क्या यही कारण था 1857 की क्रांति का? ऑप्शन सी है सिपाहियों को भत्ता न दिया जाना, क्या ये कारण था? या फिर सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। कौन सा? सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। ये सबसे बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? प्रश्न क्या पूछ रहा है? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलवी मौलवी अहमदुल्ला, या फिर अब्दुल्ला भी कह सकते हैं। मौलवी, मौलवी शब्द याद रखें और इसको अहमदुल्ला के नाम से भी बोला जाता है, या फिर अब्दुल्ला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, साइमन कमीशन भारत कब आया था? जो साइमन कमीशन भारत में आया था, तो यहाँ पूछा गया है किस सन में आया था। तो ये आया था 3 फरवरी 1928। याद रखें इस प्रश्न को, काफ़ी बार पूछा गया है और ये 2010 में यूपी पुलिस में पूछे हुए प्रश्न है सारे। पूरा प्रैक्टिस सेट आपको 2010 का मिलेगा यूपी पुलिस में आए हुए प्रश्नों का। तो ये आया हुआ प्रश्न है। तो साइमन कमीशन वाला प्रश्न बहुत ट्रेंडी है, ये पूछा ही जाता है, तो इसको याद रखें। 3 फरवरी 1928 को भारत में साइमन कमीशन आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अलंकार शास्त्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? आपका जो अलंकार शास्त्र है, ये ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजा भोज। किसने लिखा है ये? राजा भोज ने लिखा है अलंकार शास्त्र ग्रंथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय संस्कृति का व्यवस्थित रूप किस युग में प्रारंभ हुआ था? यहाँ क्या पूछा है? भारतीय संस्कृति का व्यवस्थित रूप किस युग में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था वैदिक युग में। किस में हुआ था? वैदिक युग में
प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्या पूछा है कि जो मोहिनी अट्टम है ना, ये एक नृत्य है, ये किस देश का, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? और याद रखें मोहिनी अट्टम कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य। ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखें ये कौन सा नृत्य है। तो ये याद रखें मोहिनी अट्टम कैसा है? शास्त्रीय नृत्य है। और ये कहाँ का है? तो ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है, तो इसको भी याद रखें, अमीर खुसरो को माना जाता है। सितार एवं तबला का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? पुरी पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? जो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण है ना, वो किस शैली में किया गया है? आपके ऑप्शन है नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या फिर दक्कनी शैली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नागर शैली। किस शैली में किया गया है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण? तो नागर शैली में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12, साथियों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, आप सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और सारी यूपी पुलिस में आए हुए प्रश्न है। यह प्रश्न आपकी ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस में आए हुए हैं तो सिर्फ यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। जीएस ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी में ही पूछी जाती है और उसी में ही ये प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? यहाँ पूछा गया है राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? तो आप इसके ऑप्शन देख लीजिए, भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर। पथ मतलब जो हम लोग चलते हैं ना, रोड टैक्स लगता है, या फिर मनोरंजन कर लगता है, और भू राजस्व कर लगता है जो खेती पर लगान लगती है। तो ये तीनों कर ही राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। ठीक है, इनको याद रखें। पथ कर जो रोड टैक्स है, मनोरंजन कर और भू राजस्व कर, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, स्वतंत्रता के बाद भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? यहाँ पूछा गया है स्वतंत्रता के बाद हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 बार। जो भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया है वो स्वतंत्रता के बाद 3 बार किया गया है। प्रश्न नंबर अगला है 14, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। यहाँ पूछा गया है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु, जैसे जो किसान लोग हैं तो उनको जो पैसा उपलब्ध कराती है वो कौन सी बैंक है? ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि किसानों को या ग्रामीण के जो लोग होते हैं, गांव के लोग, उनको पैसा जो वित्त मतलब उपलब्ध कराती है वो कौन सी बैंक है? ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संस्था है जो ग्रामीण लोगों को वित्त प्राप्त कराती है? वित्त मतलब पैसा प्राप्त कराती है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक या फिर नाबार्ड बैंक। तो वो है आपकी नाबार्ड बैंक। कौन सी बैंक है? नाबार्ड बैंक है जो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी संस्था है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला कौन सा देश है? वो कौन सा राज्य है? भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी? तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कौन सा है? याद रखें इसको भी, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले जारी की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, साथियों चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब कैसा रहता है? जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं
वायुमंडल में। तो सबसे पहले कौन सी सतह पड़ती है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पूछा गया है कि जो दाब होता है, प्रेशर, वो कैसा रहता है? घटता है या फिर बढ़ता है, अपवर्तित रहता है या फिर ये सभी? तो हम पृथ्वी की सतह से, सारे लोग पृथ्वी की सतह पर रोजाना रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर की सहायता से या फिर किसी भी सहायता से, तो यहाँ पूछा जा रहा है तो दाब कैसा रहता है? तो दाब घटता है। कैसा रहता है? दाब घट जाता है ऊपर जाने पर। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पानी की बूंदें एकदम गोल होती हैं तो उनका कारण क्या है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है उत्प्लावन, जिसको प्लावन ही बोल देते हैं, प्लावन, या फिर पृष्ठ तनाव, या फिर केशकत्व, या फिर उत्क्षेप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। प्रश्न आपको कैसे ही पूछा जा सकता है? अगर प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मिट्टी के तेल को या फिर किसी भी तेल को केरोसिन बोलते हैं, केरोसिन को जब हम पानी में डालते हैं तो वो पृथ्वी जल की सतह पर क्यों तैरता रहता है? तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण ये भी प्रश्न बनता है। या फिर ऐसे पूछ ले कि पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। पानी की सतह पर तेल क्यों तैरता है? तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण। अगर ये पूछा जाए कि दीपक की बाती में जो तेल चढ़ जाता है, दीपक होता है, हम किसी भी तेल से दीपक जलाएं, घी या सरसों की तेल से, तो उस बाती में जहाँ पर कॉटन होती है तो उस कॉटन के ऊपर जो पूरी बाती में ये तेल चढ़ जाता है, तो वो किस कारण से चढ़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा केशकत्व के कारण। किसके कारण? केशकत्व के कारण वो तेल बाती पर चढ़ जाता है। तो इसका ये राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि पानी की बूंदें गोल होने का क्या कारण है? तो वो है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? अगर हम नीले लिटमस पर अम्ल का जलीय विलयन डाल दें तो वो क्या रिएक्शन देगा? नीले लिटमस को कैसे कलर में चेंज कर देगा? अम्ल का जलीय विलयन लाल कर देता है, पीला कर देता है, हरा कर देता है, या फिर कोई असर नहीं देता। ये आपका एक नीला लिटमस है, ठीक है, इस पर हम अम्ल का जलीय विलयन डाल रहे हैं इस पर, तो इसका क्या रिएक्शन रहेगा? इसका रिएक्शन रहेगा अपवर्तित रहेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा। लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। अगर हम अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर डालेंगे तो याद रखना लाल कर देगा, और नीले पेपर को कैसा कर देगा? नीले लिटमस को लाल कर देगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पूछा गया है कि जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो हो जाएगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। किसके कारण होता है जल में कठोरता जो पाई जाती है? सिंपल सा प्रश्न आपको कैसे भी भाषा में पूछा जा सकता है कि जल में कठोरता किसके कारण पाई जाती है, तो आप सिर्फ इतना याद रखें, अगर कठोरता शब्द आ जाए तो इतना याद रखें कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण जल में कठोरता पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? यहाँ पूछा गया है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है मेंडल को। किसको कहा जाता है? मेंडल को। आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेंडल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, एक वर्णांध व्यक्ति को किस रंग की पहचान नहीं होती है? वर्णांधता कैसी बीमारी है? आनुवंशिकी बीमारी है, याद रखें। ये प्रश्न भी पूछा गया है, आनुवंशिकी बीमारी है वर्णांधता। इसको सही नहीं किया जा सकता है क्योंकि आनुवंशिकी बीमारी सही नहीं होती है, तो वर्णांधता जिस व्यक्ति को होगी तो उस व्यक्ति को सही नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि जिस व्यक्ति को वर्णांधता की परेशानी है या फिर वर्णांधता ग्रस्त है जो व्यक्ति, तो उसको किस रंग की पहचान नहीं होती है? वह व्यक्ति कौन सा रंग नहीं पहचान पाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल और हरा।
कौन सा रंग नहीं पहचान पाता? लाल और हरा में कोई भी पहचान नहीं कर पाता। याद रखें इसको, लाल हरा रंग में कोई पहचान नहीं कर पाता। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे की अन्य भागों में कौन पहुंचाता है? भोजन कौन बनाता है? पौधों की पत्तियां। इन्होंने भोजन को तो बना लिया, लेकिन क्या पत्तियां ही वहीं बैठे बैठे तो नहीं खा सकती उसको? बाकी के जो अंग होते हैं, भाग होते हैं पौधे के, तो उस भाग में, पौधे के अन्य भागों में जो भोजन को पहुंचाया जाता है, तो पहुंचाने का कार्य कौन करता है, यहाँ ये पूछा गया है। ठीक है, आपको इतना पता चल गया होगा कि पौधों में जो भोजन बनाती है वो कौन बनाती है? पत्तियां बनाती हैं। लेकिन भोजन का तो निर्माण हो गया, लेकिन अब उसे पौधों के अन्य भाग में भेजना है तो कौन भेजेगा? आपके ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, वार्षिक वलय, ये सभी। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए है। अब हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि जो जाइलम होता है वो जल को अन्य भागों में भेजता है। जाइलम किसका कार्य करता है? पानी को। पानी को भेजने का कार्य करता है जाइलम। ठीक है, जाइलम पानी को अन्य भागों में भेजता है, पौधे के अन्य भागों में भेजने का कार्य करता है। अब आपके ऑप्शन बचे 3, इनमें से कौन सा सही होगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। और आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताया करें। आप सभी के कितने प्रश्न सही गए ये भी बताएं। और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।